नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। देवघर में बसंत पंचमी मेले में शहर में बनाए गए हैं 21 नो एंट्री जोन, भारी वाहनों का रूट हुआ डाइवर्ट। देवघर में बसंत पंचमी मेले को लेकर 3 दिनों तक सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। वहीं इसके लिए रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही शहर में जाम की स्थिति न बने इसके लिए 21 नो एंट्री जोन भी बनाए गए हैं। डीसी विशाल सागर के निर्देश पर एसडीओ दीपांकर चौधरी ने सीसीआर सह यातायात डीएसपी के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए आदेश भी जारी कर दिया है। एसडीओ द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बसंत पंचमी मेला को लेकर आज से यानी कि 13 से 15 फरवरी सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध करते हुए 8 जगहों पर रूट डाइवर्ट किया है। रांची में ईडी के छापामारी, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा है मामला। झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार यानी कि 13 फरवरी को राजधानी रांची के कुछ इलाकों में ईडी की टीम छापामारी करने पहुंची। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम कोकर और अशोक नगर इलाके में छापामारी कर रही है। कोकर के अयोध्यापुरी में जमीन कारोबारी रमेश गोप की यहां ईडी की टीम ने छापा मारा। रमेश गोप बड़गाई अंचल के सीओ भानु प्रताप प्रसाद के करीबी बताया जा रहा है कि इसके अलावा जिन लोगों के ठिकानों पर ईडी की छापामारी चल रही है वे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अभिषेक प्रसाद के करीबी हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ईडी की टीम जमीन घोटाला के जांच के लिए निकली है। आप सबको बता दूं कि जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के जिस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है वह जमीन बड़गाई अंचल की है। बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन जो है अभी ईडी की ही गिरफ्त में है। बोकारो में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर, 2 घंटे तक हुई फायरिंग। बोकारो के चुट्टे पंचायत से सटे गिंधोनिया जंगल में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच घंटों मुठभेड़ हुई। मंगलवार को यानी कि आज 13 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे झुमरा पहाड़ के तलहट्टी में चिंया टांड और दंडरा के बीच सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। जंगल में दोनों ओर से 2 घंटों तक फायरिंग हुई। जहां पर मुठभेड़ हुई है यह इलाका बोकारो के चतुरोचट्टी थाना क्षेत्र में पड़ता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों का दस्ता चिंया टांड के निकट जंगली इलाके में भ्रमण कर रहा है। इसी सूचना पर सीआरपीएफ 154 बी और कोबरा बटालियन 203 की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ली। आज मंगलवार की सुबह इलाके में सुरक्षा बलों को देखकर नक्सली पहाड़ी की ओर से फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों की टीम ने भी नक्सलियों पर गोली चलाई। फिर पुलिस के बढ़ते दबिश को देख नक्सली भाग गए। जमशेदपुर के सूरज हत्याकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा। भाजयुमो नेता सह बागबेड़ा निवासी सूरज कुमार हत्याकांड के दोषी सोनू सिंह और कमल शर्मा उर्फ गोलू को उम्र कैद की सजा हो गई है। फिलहाल दोनों दोषियों घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद है। अब दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने आज मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने नामजद दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 120 बी 34 में उम्र कैद की सजा सुनाई और 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं चुकाने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी, जबकि धारा 201 में 7 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। साहिबगंज में रेलवे क्वार्टर में घुसकर रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या। झारखंड में अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला साहिबगंज जिले का है, जहां नगर थाना से महज 50 कदम दूर नॉर्थ कॉलोनी में एक रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार देर रात करीब 1:30 की है। अपराधियों ने रेलकर्मी राजकुमार चंदन को उसके क्वार्टर में घुसकर गोली मारी। बताया जा रहा है कि गोली चंदन के सिर में लगी, जिससे कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। राजकुमार चंदन मूल रूप से बिहार के बांका जिला के मंदार हिल नया टोला का रहने वाला था। साहिबगंज में वह रेलवे के 4th ग्रेड कर्मी के रूप में कार्यरत था और रेलवे के क्वार्टर में रह रहा था। इधर सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अमित कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की पड़ताल में जुट गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पत्नी रिंकू देवी ने बताया कि सोमवार रात करीब 1:30 पर अचानक गोली चलने की जोरदार आवाज से मैं डर गई। मैं अलग कमरे में सोई हुई थी, मेरे पति दूसरे कमरे में सोया हुआ था। मैं जब उठकर देखा तो मेरे पति बरामदे और दरवाजे के बीच गिरे पड़े थे। उनके सिर से खून निकल रहा था। वे लंबी लंबी सांस ले रहे थे। इसके बाद रिंकू देवी ने आसपास के कई लोगों को जगाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद एक व्यक्ति उनकी मदद के लिए आया। रिंकू देवी ने यह बताया कि गोली चलने की आवाज सुनकर वो जैसे ही बाहर आए तो 2 लोग खड़े हुए दिखे
उनका अनुमान है कि उन्हीं 2 लोगों ने मेरे पति को गोली मारी है। इधर हत्या के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। साहिबगंज पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। झामुमो ने दी आंदोलन की चेतावनी, कहा हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है अमानवीय बर्ताव। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी अपनी हिरासत में अमानवीय परिस्थितियों में रखे हुए हैं। दूसरी ओर हेमंत सोरेन की पेशी के दौरान लगातार मीडिया ट्रायल भी किया जा रहा है। ईडी ने हमारे नेता हेमंत सोरेन को 13 दिनों की रिमांड पर ले लिया। उन्होंने कहा कि ईडी को हमारे नेता से इतना खौफ है कि उन्हें तहखाने में रखा गया है ताकि वह घुट के मर जाए, रोशनी में नहीं रखा गया है ताकि वह अंधा हो जाए, आवाज न आए ताकि उनके सुनने की क्षमता खत्म हो जाए। इस अमानवीय परिस्थितियों में उनको रखा गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में अभी सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम मुकाबला करेंगे। 15 फरवरी से पंचायत स्तर पर प्रतिरोध की आवाज तैयार होगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमारे नेता के खिलाफ की गई साजिश की असलियत सामने नहीं आ जाए। श्री भट्टाचार्य ने झामुमो कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। झारखंड में अब जेट के माध्यम से होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन। झारखंड के विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत संबंध और अल्पसंख्यक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति सहित पीएचडी कोर्स में प्रवेश झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट के माध्यम से होगी। कैबिनेट ने सोमवार को जेट एग्जामिनेशन कंडीशन रूल को स्वीकृति प्रदान कर दी। 43 विषयों के लिए जेट का आयोजन यूजीसी के मापदंड के अनुरूप किया जाएगा। झारखंड में वर्ष 2007 में पहली बार जेट का आयोजन किया गया था। परीक्षा की अब भी सीबीआई जांच चल रही है। नए रूल के बनने से लगभग 17 साल बाद फिर से जेट के आयोजन का रास्ता साफ हो गया। जेट का आयोजन जेपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा। इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। परीक्षा सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत 2 शिफ्ट में 2 पेपर की होगी। जेट और पीएचडी प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 55% के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री या समकक्ष होनी चाहिए, जबकि एसटी, एसएससी, BC1, BC2 के लिए कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रहेगी, जबकि न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त को 21 वर्ष होनी चाहिए। नई नियमावली के तहत जो अभ्यर्थी पिछली बार आयोजित जेट में सफल हो गए हैं वे पुनः उसी विषय में फिर से जेट में शामिल होने के योग्य नहीं होंगे। परीक्षा केंद्र के लिए अभ्यर्थियों को 3 सिटी सेंटर चुनने का मौका मिलेगा। झारखंड कैबिनेट में हुआ फैसला, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सभी वर्ग के छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति। राज्य सरकार छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। कैबिनेट ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना लागू करने के प्रस्ताव पर सहमति दी। इस योजना के तहत 10वीं पास करने के बाद राज्य के तकनीकी संस्थानों से डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्राओं को 15,000 रुपये और 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्राओं को 30,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी वर्ग के परिवार की छात्राओं को दिया जाएगा। बिना किसी विषय में फेल हुए न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्रोन्नति पाने वाले छात्रा छात्रवृत्ति के हकदार होगी। योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2023-24 से अपने शेष पाठ्यक्रम के लिए भी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। डिप्लोमा कोर्स के लिए 3,000 और इंजीनियरिंग के लिए हर साल 1,200 रुपये छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। झारखंड HC रिक्वायरमेंट 2024 के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में निकली है नियुक्ति। 35 साल तक के लोग कर सकते हैं आवेदन। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय रांची में 55 सहायक पदों को आमंत्रित और अधिसूचित किया है। आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.jharkhandhighcourt.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड HC भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर पर टाइपिंग की अच्छी स्पीड होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए, जबकि अनारक्षित और EW श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 साल, BC1 और BC2 कैटेगरी कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु 37 साल तक। वहीं द्वितीय श्रेणी यानी कि महिला अनारक्षित EWS BC1 और BC2 के लिए अधिकतम आयु 38 साल है। ST SC कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु 1 जनवरी 2024 तक 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं झारखंड HC भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने वाले गैर आरक्षित EWS BC1 BC2 कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के तौर पर 500 रुपये अदा करना होगा, जबकि SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 125 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा।
जेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, अभ्यर्थी से वसूले गए थे 27 लाख रुपए। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम उर्फ समीम और उनके 2 बेटों शहजाद और शाहनवाज को सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तीनों को रांची के नगरी थाना क्षेत्र से रविवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार प्राथमिक पूछताछ में अवर सचिव ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संलिप्तता से पहले इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सबूत पेश किया तो उन्होंने कई जानकारी पुलिस को दी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जेएसएससी में बहाली के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी 27 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, लेकिन किसी से इन लोगों ने पेशगी की रकम नहीं ली थी। बदले में 4-5 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक, स्कूल और कॉलेज का ओरिजिनल अंक पत्र और मोबाइल फोन इन लोगों ने अपने पास रखा था। एसआईटी की छापामारी में अवर सचिव के बेटों ने अभ्यर्थियों से व्हाट्सएप पर चैटिंग भी की थी। कुछ चैट को इन लोगों ने डिलीट भी कर दिया है। इन लोगों ने पटना के एक व्यक्ति से अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर संपर्क भी साधा था, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने कई अभ्यर्थियों और मामलों से जुड़े लोगों की संलिप्तता के दस्तावेज भी जुटाए हैं। झारखंड में बदल गया है मौसम का मिजाज, 15 तक छाए रहेंगे आसमान में बादल, कई जिलों में हो रही है बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश सोमवार को सिमडेगा में हुई, वहां करीब 5 मिलीमीटर बारिश हुई। राजधानी रांची में भी देर शाम तक हल्की बारिश हुई। यह स्थिति 15 फरवरी तक रह सकती है। 16 फरवरी से मौसम के साफ होने का अनुमान है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार सोमवार को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार की शाम से मौसम बदल गया है। इससे राज्य के पश्चिमी, मध्य और निकटवर्ती पूर्वी भागों में हल्की बारिश हुई। वहीं आज यानी कि 13 और 14 फरवरी को विक्षोभ का व्यापक असर झारखंड में दिख रहा है। 15 फरवरी से इसका असर कम होने लगेगा। 16 से मौसम साफ हो जाएगा। आप सबको बता दूं 13 फरवरी यानी कि आज जो है पलामू प्रमंडल में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। आप सबको बता दूं कि 14 फरवरी को हजारीबाग, रांची, कोडरमा में गर्जन के साथ बारिश होने का पूर्व अनुमान है। इस दौरान जो है न्यूनतम तापमान चढ़ गया है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान सोमवार को 14 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया। यह अगले 3 दिनों तक रहेगा। अधिकतम तापमान सोमवार को 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। बादल के कारण यह गिर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह की बहन एवं बहनोई पहुंचा बाबा मंदिर। सोमवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह की बहन नीना शाह एवं बहनोई अरविंद शाह बाबा मंदिर पहुंचे। दोनों को कड़ी सुरक्षा घेरे में बाबा मंदिर प्रशासनिक भवन लाया गया। यहां पर उनको मंदिर मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने विधिवत संकल्प कराकर बाबा भोलेनाथ का पूजा कराया। इसके बाद दोनों अन्य मंदिरों में पूजा करने के बाद आरती की। यहां से बासुकीनाथ के लिए रवाना हुए। बासुकीनाथ में भी पूजा करने के बाद दोनों रिक्शा पीट भी गए। मौके पर भाजपा के स्थानीय नेता अभय आनंद झा, हरि सिंह आदि लोग मौजूद थे। देवघर में 5 थाना क्षेत्रों में साइबर थाने की पुलिस ने की छापामारी, 7 हुआ गिरफ्तार। देवघर में साइबर पुलिस ने गुप्त सूचना पर खागा थाना अंतर्गत रघुनाथपुर सहित पालोजोरी थाना क्षेत्र के दुबराजपुर, सारट के पथरट्टा ओपी क्षेत्र के सुखदीप बाग, मधुपुर थाना क्षेत्र के लखनवा गांव का कुंडा थाना क्षेत्र के बांध मोहल्ले में छापामारी कर साइबर ठगी में संलिप्त 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 19 मोबाइल सहित 28 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड और नगद 10,000 रुपये बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में खागा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गाँव का निवासी शाहिद अंसारी और जफार अंसारी, पलाजोरी थाना क्षेत्र के दुबराजपुर महुआ डाबर गांव निवासी बाबू अंसारी, जरगढ़ी निवासी मुख्तार अंसारी, पथरट्टा ओपी क्षेत्र के सुखदीप बाग गांव निवासी विशाल कुमार रवानी, मधुपुर के लखनवा गांव निवासी पिंटू दास और जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव निवासी विकास कुमार मंडल शामिल है। पुलिस की पूछताछ में इन आरोपियों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकारी है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।